नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यूनिवेरिएट एनालिसिस से आगे बढ़कर आज हम बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस को करेंगे। आप सभी का साथ देने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। गूगल ड्राइव को गूगल कोलैब पे माउंट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है हम उनको इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे pandas spd, matplotlib.pyplot splt। ये बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए यूज़ में आएगा। numpy np, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूज़ होता है। seaborn sns, वार्निंग्स को इंपोर्ट किया गया है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सर्टेन टाइप की वार्निंग जनरेट होती है, उन सबको इग्नोर करने के लिए डेट टाइम फंक्शन को डेट टाइम से कॉल किया गया है। यह हमारा डाटा सेट का लिंक है जिसे हमने कैगल से डाउनलोड किया था। हमने लिंक वेरिएबल में अपने CSV फाइल का पाथ को स्टोर किया है और CSV फाइल की जानकारी को हमने डाटा सेट में स्टोर करवाया है। उसके बाद हमने डाटा सेट का डिस्प्ले किया है। उसके बाद हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस में iLog फंक्शन का इंट्रोडक्शन करवाया था और हमने फॉर लूप की मदद से सारे ग्राफ को एक बार में प्लॉट कर लिया था। बाईवेरिएट एनालिसिस को समझने से पहले मैं आपका ध्यान रिलेशन की ओर खींचना चाहूँगा। तो कॉलम्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो हमारे कंसर्न के लिए 1 to 1 और मैनी टू 1 इम्पोर्टेंट है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स दिए हुए हैं जिनके, और हमारे पास एक टोटल कॉलम है जिसमें इन इंग्लिश, मैथ और हिंदी के सब्जेक्ट का सम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल कॉलम है वो डिपेंड करता है मार्क्स ऑफ मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। जो हमारा डिपेंडेंट कॉलम हुआ इसमें वो टोटल हुआ क्योंकि वो हिंदी, इंग्लिश और मैथ की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू का चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट कॉलम की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जबकि मैथ, इंग्लिश और हिंदी आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैथ के मार्क्स इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करते हैं। ये टेबल मैनी टू 1 का बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें मैनी फीचर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथ, इंग्लिश और हिंदी। वो तीनों मिलके एक कॉलम की वैल्यू को इफेक्ट कर रहे हैं जो कि है टोटल। हमारे डाटा सेट में टारगेट कॉलम रीपे अंडरस्कोर फेल है। इन केस हम 2 इंडिपेंडेंट कॉलम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, जैसे कि हमारा पहला कॉलम लोन अमाउंट और दूसरा कॉलम टर्म है, अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कोई ख़ास जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों कॉलम एक दूसरे से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू को लगभग इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है। अब हम अपने जो टारगेट कॉलम है उसको डाटा सेट के लास्ट में मूव कर देंगे। तो हमें एक ऐसी पोजीशन तक अपने डाटा सेट के प्लॉट को ले जाना है जहां पर जानकारी को एक्सट्रैक्ट करना आसान हो। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने लॉजिक को डेवलप किया। हम डिस्क प्लॉट कर रहे हैं अपने पहले कॉलम का और टारगेट कॉलम का जब उसकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी, और हम उसका प्लॉट करवाएंगे इन रेड कलर। जब हम इसका प्लॉट करते हैं तो ये कर्व हमें मिलता है। जब हम पहले कॉलम को रीपे फेल्ड इक्वल टू 0, मतलब जिन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, उसको डिस्प्लॉट करते हैं सेम जगह पर, तो हमें ग्रीन कलर की लाइन मिलती है। इससे हमें पता चलता है जब लोन अमाउंट ऑलमोस्ट 5000 था तब लोन रीपे करने वालों की डेंसिटी ज़्यादा थी,
जबकि लोन अमाउंट जब 35,000 के आसपास था तब हमें कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चलता है। अब हम लोग इसी लॉजिक को फॉर लूप के साथ में प्लॉट करेंगे। इससे हमारा यह प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ट्रू होंगी सिर्फ उसी कॉलम को हमने यहाँ पे प्लॉट करवाया है। अब हम टर्म कॉलम को देख रहे हैं जिसमें हमें पता चलता है कि 36 मंथ वाले पीरियड में नंबर ऑफ डिफ़ॉल्टर की वैल्यू कम है। 60 मंथ के टेन्योर में लोन ना रिपे करने वालों का स्प्रेड ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट वाले कॉलम में हम देख सकते हैं कि जिन लोगों का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था वो डिफ़ॉल्ट करने की कैटेगरी में ज़्यादा हैं। अगर इंस्टॉलमेंट लेस देन 200 थी तो लोगों की ज़्यादा टेंडेंसी थी कि वो अपना पेमेंट कर देंगे, और जब उनका लोन इंस्टॉलमेंट 800 से 1000 के बीच में होता है तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जब हम DTI कॉलम को देखते हैं तो जब वैल्यू 15 के क्रॉस हो जाती है तब लोन डिफ़ॉल्टर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जबकि 12 से कम में लोगों की टेंडेंसी लोन पेमेंट की ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ रिवॉल्व अंडरस्कोर यूटिलिटी हम देख सकते हैं कि 50 के बाद में लोन डिफ़ॉल्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, उससे पहले लोन रिपेमेंट वाले ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। टोटल अकाउंट के केस में हम देख सकते हैं टोटल पेमेंट वाले कॉलम को एनालाइज करने के बाद हम देख सकते हैं कि जब वैल्यू 9000 से कम थी तो लोन डिफ़ॉल्ट करने की डेंसिटी ज़्यादा थी, जबकि उसके बाद लोन को रिपेमेंट करने की डेंसिटी ज़्यादा होती है। टोटल रिकवरी प्रिंसिपल वाले कॉलम को देख के पता चलता है कि रिकवरी प्रिंसिपल अगर 5000 के आसपास होता है तो लोग ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जबकि उसके बाद लोग ज़्यादा रिपेमेंट करते हैं। लोन स्टेटस वाले कॉलम को एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि चार्ज ऑफ डज नॉट मीट क्रेडिट पॉलिसी, लेट और डिफ़ॉल्ट वाले बंदे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जब हम लोन पर्पस वाले कॉलम को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी लोन रिन्यूएबल एनर्जी पे दिए गए थे ज़्यादातर डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में जा चुके हैं। अब हम स्टेट वाले कॉलम का न्यूमेरिकल डाटा के तौर पे एनालिसिस करेंगे। इसमें हमने टॉप के 10 डिफ़ॉल्टर, बॉटम के 10 डिफ़ॉल्टर, टॉप 10 नॉन डिफ़ॉल्टर और बॉटम 10 नॉन डिफ़ॉल्टर को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में देख रहे हैं। इसमें हमें पता चलता है CA में सबसे ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्टर हैं, जबकि सबसे ज़्यादा नॉन लोन डिफ़ॉल्टर भी यहीं पर हैं, क्योंकि CA को ज़्यादा प्रेफर किया गया था लोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कैटेगरी में। अब FL में ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्टर हैं, जबकि नॉन डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में FL चौथे नंबर पर आता है। जनरली हम एड्रेस स्टेट जैसे कॉलमों को हटा देते हैं, क्योंकि इससे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल एक स्टेट के टुवर्ड्स बायस हो सकता है। अब हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस को देख रहे हैं, जो कि कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन को बताता है। सेम कॉलम के लिए वैल्यू 1 रहेगी। जब हमारे कोरिलेशन की वैल्यू नियर बाय 1 होगी तो हम कह सकते हैं ये दोनों कॉलम एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है, और -1 का मतलब है ये एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ये एक लीनियर स्केल है कोरिलेशन को देखने का। इसमें हमने V मिनिमम -1 लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम -1 रहेगी। V मैक्स 1 रहेगा, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। 1 का मतलब है हाईली कोरिलेटेड। एनोटेशन ट्रू, इसमें जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो एनोटेशन ही है। अब जैसे यहाँ पे 0.93 है लोन अमाउंट, इंस्टॉलमेंट कॉलम है। अब ये दोनों एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे लोन अमाउंट बढ़ता है तो हमें उतना ही ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं
कि ये दोनों कॉलम एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड हैं। जब हम टोटल पेमेंट को देखते हैं तो टोटल पेमेंट के साथ टोटल रिकवरी प्रिंसिपल के साथ हाईली कोरिलेशन स्टेट में है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पेमेंट अमाउंट बढ़ती है वैसे वैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ता है। इसमें जो डार्क वैल्यू -0.38 है, ये वैल्यू बिटवीन अर्लीस्ट क्रेडिट लाइन ईयर और टोटल अकाउंट के बीच में है। इसमें ये पता चलता है कि अगर इनमें से किसी एक वैल्यू को बढ़ाया जाए तो दूसरे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये एक दूसरे से नेगेटिव कोरिलेशन में है। टोटल रिकवरी प्रिंसिपल को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोन अमाउंट, तो वो भी हाईली कोरिलेशन में है, क्योंकि जब लोन अमाउंट ज़्यादा होता है तो हमारा टोटल पेमेंट का अमाउंट भी ज़्यादा होगा और टोटल प्रिंसिपल भी रिकवर्ड हमारा ज़्यादा होगा। कोरिलेशन में बेसिकली हमें यही सब चीज़ों को देखना होता है कि कौन सा कॉलम एक दूसरे से पॉजिटिव कोरिलेशन में है और कौन सा कॉलम एक दूसरे से नेगेटिव कोरिलेशन में है। अब कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन को पता करने के बाद अब हम उसका VIF स्कोर निकालते हैं आफ्टर फीचर इंजीनियरिंग। अगर हम बिना फीचर इंजीनियरिंग के VIF स्कोर निकालते हैं, जो कि वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर है, जो कि अगेन कोरिलेशन बिटवीन द कॉलम्स बताता है हायर डायमेंशन में, तो हमारे एरर जनरेट होता है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही डील कर सकता है। कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन देखने के बाद अब हम फीचर इंजीनियरिंग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमें गाइड करने के लिए कृपया कमेंट करें। थैंक यू। आप सभी का साथ देने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।